पुलिस जीप आयरन गेट के ठीक सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर भुजंग पालेकर नीचे उतरा, उसके साथ ही एसआई और 3 कांस्टेबल भी उतर कर नीचे आए। केवल भंसाली विला ही नहीं, समूचा इलाका फिर से जगमगाने लगा था। कुछ देर पहले जो विला मदमस्त कर देने वाली पार्टी के रंगीनियों में डूबी हुई थी, इस वक्त वहां मरघट जैसा सन्नाटा था। भुजंग पालेकर ने एक भरपूर नजर विला की शानदार डेकोरेशन पर डाली। केवल विला ही नहीं, उसके लान में उगे हरे भरे पेड़ पौधे तक रंगीन बल्बों वाली झालरों से जगमगा रहे थे। मगर इस वक्त सब कुछ खामोशी में डूबा हुआ था। खामोशी के वैसे ही आलम में वो अंदर पहुंचा, जहां पार्टी में शिरकत करने वाले मेहमानों की भीड़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पंडाल के एक सिरे पर शानदार सेंटर टेबल पर कटा हुआ स्पेशल केक वैसा ही पड़ा था जैसा अलका ने छोड़ा था। भुजंग ने नोट किया कि केक काटने वाला चाकू वहां नहीं था। ये बात उसकी समझ में जरा भी नहीं आई। अगर केक नहीं हटाया गया तो सामान्य अवस्था में केवल चाकू को ही वहां से हटा ले जाने का कोई तुक नहीं था। उसकी पैनी निगाह हर तरफ का जायजा लेती हुई पंडाल के बीचों बीच उस जगह पर जाकर अटक गई जहां कई लोगों ने मिलकर एक वृत्त सा बना रखा था। पंडाल में मौजूद सभी मेहमानों पर से शराब का नशा पूरी तरीके से उतर चुका था। सभी के चेहरे पर भुजंग के दहशत की एक कहानी सी लिखी नजर आ रही थी। भुजंग भीड़ के गोले को चीर कर आगे पहुंचा, तब उसे लाश के दर्शन हुए जो कालीन पर चारों खाने चित्त पड़ी फटी आंखों से पंडाल की छत को घूर रही थी। चाकू उसके सीने के बीचों बीच मुठ तक बेबस था, ठीक वहां जहां दिल पाया जाता है। खून उसके शानदार 3 पीस सूट के भिगो चुकने के बाद अब कालीन को भिगो रहा था। भुजंग की नजर उसकी छाती में मुठ तक बेबस चाकू पर जाकर ठहर गई। चाकू की मुठ पर रंगीन रिबन बंधा हुआ था। अब उसे अपने दिमाग में पनपे इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया था कि केक को काटने वाला चाकू कहाँ चला गया था। वो यकीनन वही चाकू था जिससे केक काटा गया था। विस्की का एक गिलास लाश के करीब ही कालीन पर औंधा पड़ा था और उसमें भरी विस्की कालीन पी चुकी थी। जाहिर था उस वक्त मकतूल के सीने में चाकू घोंपा गया हो। विस्की से भरा वो गिलास उसके हाथ में था। लाश के चेहरे पर पीड़ा के बेशुमार रेखाएं अस्थायी होकर रह गई थीं। पथराई हुई आंखें कटोरों की जड़ में फैली हुई थी और यूं लगता था कि पुतलियां किसी भी पल कटोरों से कूदकर बाहर आ गिरेंगी। भुजंग ने चारों तरफ घूम घूम कर काफी बारीकी से लाश का निरीक्षण किया। झुककर और बैठकर भी कई एंगल से लाश को देखा, फिर अपनी गर्दन को अजीब ढंग से हिलाता हुआ खड़ा हो गया। पंडाल में जितने भी लोग मौजूद थे उसने सभी पर एक सरसरी सी निगाह दौड़ाई। निगाह रूपम दास और अजय राज पर जाकर ठहर गई। वो एकटक अपने बड़े भाई करणपाल की लाश को देखे जा रहे थे। उन्हें अभी तक लाश की तरफ इस तरह देखकर भुजंग के पल भर के लिए अंदेशा हुआ कि कहीं उन्हें लकवा तो नहीं मार गया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो गलत सोच रहा है। वो बड़े भाई की मौत ने उन दोनों भाइयों को जबरदस्त सदमा पहुंचाया था, जो कि स्वाभाविक था। तभी उसकी नज़र कुबेर दत्त भंसाली पर पड़ी। भंसाली के चेहरे पर उस वक्त बड़े ही दयनीय भाव थे। वह लुटा पिटा सा एक कोने में खड़ा था। मकतूल करणपाल सहित इन 4 लोगों के अलावा भुजंग वहां मौजूद जिस 5वें शख्स को व्यक्तिगत तौर पर पहचानता था, वो शख्स केवल संजय भाटिया था। कामदेव पर अभी तक उसकी निगाह नहीं पड़ी थी, वरना एक कामयाब गजल गायक के तौर पर वह उसे जरूर पहचान लेता। वैसे उस पंडाल में और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो भुजंग के लिए अनजान नहीं थे। आखिर वो एक करोड़पति की पार्टी थी जिसमें आने वाले लगभग सभी नामी गिरामी लोग थे। उनमें ज्यादातर की तस्वीरें अक्सर अखबारों में छपती रहती थी। भुजंग ने इस वक्त अजय राज और रूपम दास को छेड़ना ठीक नहीं समझा। वो सीधा भंसाली के पास पहुंचा। मरने वाला वो भंसाली के चेहरे पर अपनी निगाहें जमाता हुआ बोला, रॉक एंड रोल का एक पार्टनर करणपाल ही है ना? मुझे नहीं पता। इस अप्रत्याशित जवाब पर भुजंग ने उसे यूं घुरा जैसे उसे भंसाली का दिमाग हिल गया होने का शक हुआ। आपको पता है जनाब आप क्या कह रहे हैं? वो भंसाली से बोला। मरने वाला आपका इनवाइट किया हुआ गेस्ट था। इसे मेरी बेटी ने इनवाइट किया था। इसे भी। वो एक क्षण रुका फिर बोला, और इसके दोनों भाइयों को भी, यानी अजय राज और रूपम दास को भी। मुझे किसी के नाम नहीं मालूम, वो मेरे बेटी के जानकार हैं। कैसे? भंसाली चकराया। कैसे का क्या मतलब हुआ?
वह मैं आपकी बेटी से पूछ लूँगा कहाँ है वो। उसने थोड़ी फासले पर खड़ी अलका की तरफ इशारा किया मगर साथ ही कहा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर, फरमाइए। इस वक्त मेरी बेटी से किसी भी किस्म की पूछताछ करने से परहेज ही करना। यह उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो वो सदमे में है, भंसाली ने कहा। देखो तो कैसे पागलों की तरह लाश को देखे जा रही है, भुजंग ने कहा। अलका भय और आश्चर्य से पथराई सी नजर आ रही थी। सचमुच उसकी आंखें लाश ही पर केंद्रित थीं। भुजंग को सहज ही एहसास हो गया कि वो लड़की उस वक्त वाकई कुछ भी बता पाने की पोजीशन में नहीं थी, मगर तुरंत उसकी पुलिसिया सोच जाग गई। जहन ने कहा, कहीं वो जानबूझकर तो खुद को वैसा नहीं दिखा रही। पुलिस की पूछताछ से बचने का ड्रामा तो नहीं है ये। लेकिन अगले ही पल उसने अपना ये ख्याल झटक दिया। आपकी बेटी का नाम क्या है? उसने भंसाली से पूछा। भंसाली ने बता दिया। खैर, वो पहलू बदल कर बोला, अब ये बताइए कि हुआ क्या था? इतना तो आप बता ही सकते हैं। कुबेर दत्त भंसाली अंधेरा होने तक का मुकम्मल ब्यौरा देने के बाद बोला। चीख की जोरदार आवाज़ सुनाई। सुनते ही लोगों में खलबली मच गई, मगर अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। समझ में कब आया? बिजली आने पर। बिजली कैसे आई? जनरेटर के चालू होने पर। वो लाइट जाने के कितने देर बाद चालू हो गया था? करीब 2 मिनट बाद या हद से हद 3 मिनट लगे होंगे, भंसाली ने एक ही सांस में बताया। एक आदमी की ड्यूटी मैंने खास तौर से जनरेटर के रूम में ही लगा रखी थी। लाश सबसे पहले किसने देखी? तुम देख ही रहे हो इंस्पेक्टर, यहाँ कितनी भीड़ है। रोशनी होते ही कई लोगों की नजरें एक साथ लाश पर पड़ी थी, जनरेटर रूम की तरह, उधर आउट हाउस के पास। भंसाली ने इशारे से बताया। उसके चलने की आवाज़ क्या यहाँ तक नहीं आती? मैंने जनरेटर में जीप का साइलेंसर लगवा रखा है, उसकी वजह से उसकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। लेकिन फिर भी अगर रात का वक्त हो और कोई शोर शराबा ना हो तो बाहर वाले गेट तक भी आराम से सुनी जा सकती है। इस वक्त रात का ही समय है और शोर शराबा भी नहीं हो रहा, फिर भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लाइट आने पर जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है, यानी लाइट आ चुकी है। और क्या? मगर लाइट गई ही क्यों थी? जी, मेरा मतलब है कि लाइट केवल आप ही के यहाँ गई थी या पूरे इलाके की गुल हो गई थी? मुझे तो लग रहा है कि सारे इलाके की लाइट चली गई थी। लग रहा है? मतलब आप इस बात के लिए श्योर नहीं हैं? आप इस बात के लिए श्योर नहीं है कि इस वक्त सारे इलाके की लाइट गई थी या केवल आपकी? सारे इलाके की लाइट गुल हो गई थी, भंसाली याद करता हुआ बोला। मुझे याद आ रहा है, मेरे एक पड़ोसी का मेरा जनरेटर स्टार्ट होने से कुछ क्षण पहले ही स्टार्ट हुआ था। आर यू श्योर? जी हाँ, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तस्दीक फौरन ही न की जा सके। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, शायद किसी ने इस बात को नोट किया हो कि आपके आस पड़ोस में रोशनी थी या उस वक्त सारा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। आप दूसरे लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। सलाह के लिए शुक्रिया, शुष्क स्वर में कहने के साथ भुजंग ने अपने साथ आए कांस्टेबल को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझकर कांस्टेबल सहमति में सिर हिलाता हुआ फौरन ही वहां से रुखसत हो गया। भुजंग मुकम्मल पंडाल का जुग्राफिया अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करता पुनः भंसाली से मुखातिब हुआ। यह चाकू जिसे कातिल ने मर्डर वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है, वही चाकू है ना जिससे आपकी बेटी ने केक काटा था? हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि केक काटने के बाद उसने चाकू को कहाँ छोड़ा था? मेरा मतलब है कि वहीं मेज पर या उसे उठाकर कहीं और रख दिया था? जाहिर है कि मेज पर ही छोड़ा होगा। केक काटने के बाद उसे अपनी जेब में डालकर वो घूमने नहीं लगी होगी। आप 16 आने दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, उसने भंसाली की आंखों में झांका। क्या आपको नहीं लगता कि यह कत्ल बहुत ही सोच समझकर पूरी योजना के साथ किया गया है? इन मामलों में कयास लगाने का कोई अनुभव नहीं है। कॉमन सेंस की बात है भंसाली साहब, इधर देखिए। उसने अपने हाथ में पकड़े रूल से एक तरफ इशारा किया, उस जगह से जहां पर केक काटा गया है। और फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि जहां पर मर्डर वेपन यानी कि केक काटने वाला चाकू रखा हुआ था से वहां जहां लाश पड़ी है, यह दूरी किसी भी सूरत में 40 फीट से कम नहीं होगी। ठीक? भंसाली का सिर खुद ब खुद सहमति में हिला। एक बार फिर कुछ कहने के लिए तैयार भुजंग एकाएक ठिठक कर चुप हो गया।
पंडाल में मौजूद लोगों पर पैन होती उसकी तीखी नजरें बारी बारी से 5 ऐसे लोगों पर जाकर अटक गई थी जिन्हें वह पिछले काफी टाइम से कई बार चोर नजरों से देख चुका था, और अब तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन में अन्य लोगों की अपेक्षा खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन 5 लोगों में 2 लड़कियां 3 पुरुष थे। संजय भाटिया को छोड़कर बाकी चारों उसके लिए कतई अजनबी थे। वो चारों चांदनी, रितु, कामदेव और ध्रुव प्रताप थे। ये इत्तेफाक की बात थी कि वो कामदेव को पहचान नहीं पाया था, या फिर उसे फिल्म या टीवी देखने का जरा भी शौक नहीं था, वरना वो उसे जरूर पहचान लेता। भुजंग की तवज्जो अपने ऊपर जाती देख वो पांचों ही सकपका गए और सफल कर तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगे। 40 फीट का ये फासला। भुजंग कोई भी रिएक्शन किए बगैर अपनी तवज्जो उन लोगों की तरफ से हटाकर पुनः भंसाली से बोला, कातिल ने पूरे इरादे के साथ सेंटर टेबल से मर्डर वेपन उठाकर कत्ल करने की मुकम्मल तैयारी के साथ तय किया। भंसाली के समझ में नहीं आया कि क्या बोले भी तो क्या बोले। भुजंग ने एक ठंडी सांस ली, फिर उसे समझाता हुआ बोला, भंसाली साहब, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कातिल जो भी है उसे इतनी सहूलियत मुहैया थी कि उसे जश्न के दरमियान सबसे पहले केक काटने वाले टेबल पर रखा चाकू सबकी नज़र बचाकर अपने कब्जे में किया। उसके बाद इत्मीनान से टहलता हुआ मकतूल के नज़दीक पहुंचा। फिर उतनी ही सहूलियत से उसने चाकू मारने वाले के सीने में उतार दिया। लेकिन सर, इस बार उनके नज़दीक खड़ा सब इंस्पेक्टर बोला, यह मत भूलिए कि ये कत्ल उसने अंधेरे का फायदा उठाकर किया। मरने वाले के सीने में चाकू उस वक्त उतारा गया जबकि एकाएक बिजली गुल हो गई थी। बिजली अपने आप गुल नहीं हो सकती, भुजंग पूरे विश्वास के साथ बोला। बिजली यकीनन कातिल की मर्जी से उसके प्री प्लान के तहत ठीक उसी समय गुल की गई है जबकि उसे कत्ल की इस वारदात का अंजाम देना था। लेकिन सर, बिजली ठीक उसी वक्त कैसे गुल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सरासर हो सकती है। एकाएक वो भंसाली की तरफ पलटा, जनाब, जरा उस आदमी को बुलाइए जिससे आप जनरेटर चालू करने की ड्यूटी सौंपी थी। उससे आप क्या पूछना चाहते हैं सर? एसआई ने पूछा। मेन स्विच की पोजीशन, उसके बारे में क्या सर? कहीं वो ऑफ हुआ तो नहीं पड़ा था? इस बात की क्या गारंटी है कि सर की जनरेटर स्टार्ट करने से पहले या बाद में ऑपरेटर ने मेन स्विच को चेक किया ही होगा। अरे बेवकूफ़, उसे चेंज ओवर करने के लिए तो सर्किट बॉक्स पर ही जाना पड़ा होगा, और अगर उस वक्त सर्किट से कोई छेड़छाड़ हुई होगी तो उसे दुरुस्त किए बिना जनरेटर की सप्लाई चालू कर पाना मुमकिन नहीं हुआ होगा। बात एसआई की समझ में आ गई, लेकिन ऑपरेटर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी समय बाहर गया कांस्टेबल वापस लौट आया और उसने बताया कि लाइट सारे इलाके की गुल हुई थी। वो करीब 15 मिनट बाद दोबारा आ गई थी। कमाल है। कांस्टेबल की बात सुनकर भुजंग आश्चर्य से आंखें फड़फड़ाता हुआ बोला, पलक झपकते ही मेरे दिमाग में पक रही सारी थ्योरी के पर खच्चे उड़ गए। वो कैसे सर? एसआई ने उत्सुक भाव से पूछा। मेरी मुकम्मल थ्योरी इस बात पर डिपेंड थी कि कातिल इस पार्टी में ही शिरकत करने वाला कोई शख्स है, भुजंग कहता चला गया। और उसे यह बात बखूबी मालूम थी कि जिस वक्त पार्टी अपने सहज ढंग से चल रही होगी ठीक उसी समय बिजली जरूर गुल होगी, और इसी सबसे अहम पॉइंट पर उसने अपनी मुकम्मल प्लानिंग की बुनियाद रखी थी। मगर अब जबकि बिजली पावर हाउस से ही गई थी तो ये सब कातिल को कैसे पता हो सकता है? और जब उसे पता ही नहीं हो सकता तो खैर। उसने बात अधूरी छोड़कर पुनः बंसाली की तरफ देखा। एकाएक बताइए जनाब, पूछो, कत्ल होने और पुलिस के आने के दरमियान कोई मेहमान यहाँ से रुखसत तो नहीं हुआ है? कैसे अहमखाना सवाल पूछ रहे हो इंस्पेक्टर? मुझे भला इस तरफ ध्यान देने का होश ही कहाँ था? किसी और को भी इतनी मामूली सी बात पर तवज्जो देने की होश ही कहाँ रहा होगा? यह मामूली बात तो नहीं है जनाब, तुम्हारी नज़र में नहीं होगी, मेरे लिए तो मामूली ही है। मामूली ही सही, मगर मेरा सवाल बहुत अहम है। कॉमन सेंस की बात है। मुजरिम जुर्म करने के बाद मौका वारदात से फौरन खिसकने की कोशिश करता है, पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं करता। एम आई राइट? बंसाली ने कुछ कहने के बजाय पहलू बदला। उसे कबूल करना पड़ा कि भुजंग ठीक कह रहा है, लेकिन मौजूदा केस में भुजंग फिर बोला, ये बात गारंटी के साथ लागू होने का दावा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पलटकर चहलकदमी सी करते हुए वहां मौजूद एक शख्स पर निगाह फिराई। इस वक्त मुजरिम की यह कोशिश उसे तुरंत ही शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देने वाली और इतना समझदार
तो मैं कातिल को ज़रूर समझता हूँ कि इस बात को वह भी अच्छी तरह समझता होगा, लिहाजा मैं उससे इस बेवकूफ़ाना हरकत की उम्मीद नहीं कर सकता। यहाँ तमाशाबीन बना रहने में ही उसकी भलाई है और वह यहाँ मौजूद इसी भीड़ में एक तमाशाबीन बना शर्तिया मेरी बातें सुन रहा है, दिख भी रहा है, मुझे भी और औरों को भी। मगर एक पल के लिए वह ठिठक गया। उसकी धार धार नजरें वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों को बेधने लगी। मगर वो आगे बोला, फिलहाल खुदकिस्मती से वो हत्यारा महफूज है। मेरी नज़रें अभी उसे पहचान नहीं पा रही हैं, लेकिन मेरी आवाज़ उसके कान बखूबी सुन रहे हैं। उसने अपना एक एक शब्द चबाया। खास उसी वक्त कातिल से मुखातिब हूँ। वो मेरी सूरत और मेरा नाम खूब ठोक बजाकर अपने जहन में उतार ले। मेरा नाम भुजंग पालेकर है और भुजंग पालेकर वो वाहिद शख्स है जिसे मुजरिम को पाताल से खोद कर निकालने का खास शौक है। वो मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। तभी एक अन्य कांस्टेबल ने आकर उसे बताया कि हेडक्वार्टर से स्टाफ आ गया है। भुजंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसने देखा कि लोगों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। स्टूडियो में मरकरी बल्ब का तीख हुई और चटक रोशनी फैली हुई थी। वहाँ का जर्रा जर्रा बड़ी आसानी से देखा जा सकता, होता भी क्यों नहीं। आधी रात के इस वक्त सदाशिव बैरागी दीवानों के माने एक तस्वीर पूरी करने में लगा हुआ। ये तो तस्वीर काफी देर पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उसके विभिन्न अवयवों को फाइनल टच दिया जाना बाकी था और बिजली की सी गति चलती बैरागी को थी वही कर रही थी। अब वो एक कंप्लीट तस्वीर थी, एक्यूरेट तस्वीर, इतनी एक्यूरेट कि यकीनन करना मुश्किल हो रहा था कि वो किसी पेंटर के हाथों ने बनाई है। चेहरे का एक एक एक्सप्रेशन ठीक उसी तरीके उकेरा गया था जैसे प्रोफेशनल कैमरे से खींचे गए स्पोर्ट्स के किसी फोटो में हो सकता है। वह कर्णपाल का पोर्ट्रेट था, बड़ी लगन और मेहनत से तैयार किया गया था। बैरागी ने उसे यूं बनाया था जैसे अपनी लाडो की पेंटिंग बना रहा हो। आखिरी टच देने के बाद वह अपनी आदत अनुसार थोड़ा पीछे हटा, गौर से अपने शाहकार को देखा और देखते ही देखते उसके दिलो दिमाग में उथल पुथल होनी शुरू हो गई थी। जबड़े भिज गए। एक वह पोर्ट्रेट को ऐसी सुलगती नजरों से देखने लगा जैसे आंखों से ही उसे भस्म कर देना चाहता हो। फिर धीरे धीरे उसके बूढ़े चेहरे पर शांति सी छाती चली गई, संतुष्टि सी, बल्कि परम संतुष्टि। वो आगे बढ़ा, कुची और रंग का बर्तन मेज पर रखा। तभी जेब में पड़ा मोबाइल बजा। जाने क्यों उस वक्त बजने वाली मोबाइल की घंटी उसे बड़ी भली महसूस हुई। मोबाइल निकाल कर डिस्प्ले स्क्रीन पर स्पार्क कर रहा नंबर दिखा। नंबर उसके लिए कतई अजनबी था। बटन दबाकर हैंडसेट कान से लगाया। आवाज आई, हो गई पेंटिंग पूरी। मतलब बैरागी बौखाया। मेरे लहजे पर गौर करो बैरागी, ये बात मैंने तुमसे पूछी नहीं बताई है कि करपाल की जो पेंटिंग तुम बना रहे थे वो पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज ऐसी थी जिसके बारे में बैरागी अब भी निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वो पतली आवाज वाले किसी मर्द की है या मोटी आवाज वाली किसी महिला की। बताते क्यों नहीं, बैरागी ने दहाड़ा। तुम कौन हो और बार बार मुझे फोन क्यों करते हो? चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हें मेरा हथियार बनना ही होगा बैरागी। कानों से फिर वही आवाज टकराई, तुम्हें मेरा हथियार बनना ही होगा। तुम्हारे बातें कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वैर थे, डरते हो मुझसे, इसलिए खुलकर बात नहीं करते। एक बार फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। राज ही रहेगा। कम से कम तब तक तुम पर कोई आँच नहीं आ सकेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम कोई पागल आदमी हो, बैरागी पुनः दहाड़ा। कौन से राज की बात कर रहे हो? क्या बात खुलकर करूँ मैं तुमसे? दूसरी तरफ वाला हंसा, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे वो सब कुछ जानता हो, यह भी कि बैरागी उससे क्या छुपा रहा है। फिर वही वाहियात हंसे। बैरागी चिढ़ गया। तुम इस तरह क्यों हंसते हो? पागल खाने में रहते हो क्या? तुम शायद ये सोचकर डरते हो कि फोन पर होने वाली बातें कोई सुन लेगा, तुम्हारे अल्फाजों को टेप कर लेगा। मैं किसी के सुन लेने से, टेप कर लेने से क्यों डरूंगा? वाकई डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। दूसरी तरफ वाला फिर हंसा, क्योंकि तुम कोई कच्ची बात करते ही नहीं। कच्ची बात कोई होगी तभी करूंगा ना।
खैर मैं ये कह रहा हूँ कि बैरागी, अगर तुमने मेरी आरज़ू कबूल नहीं की, इस बार लहजा थोड़ा गंभीर हुआ, तो वह वजूद मिट जाएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को चुन चुन कर कत्लेआम कर डालने के लिए दुनिया में आया है। बक चुके हो या अभी कुछ और बाकी है? मेरी बकवास उस दिन खत्म होगी पागल आदमी, जिस दिन तेरा आखिरी दुश्मन भी इंतकाल फरमा चुका होगा। मेरा यकीन करो, इन जालिमों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा जिनकी यादें सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में कसकती रही, जो आज भी खून के आंसू बनकर तुम्हारी आंखों की कोर से चिपकी है। नींद नहीं आ रही हो तो कहीं टहलने निकल जाओ भाई, बैरागी ने अपने फन्नाट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते बैरागी? तुम मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी और तुम्हारी मंजिल एक ही है। तुम भी बदले की आग में चल रहे हो और मैं भी इंतकाम की आग में गीली लकड़ी के मानंद सुलग रहा हूँ। मैं किसी बदले की आग में नहीं जल रहा। फिर झूठ, सच सच तो इस सारे जहां में बस तुम ही हो। यकीन करो, मैं भुजंग पालेकर नहीं बोल रहा और न ही उसका कोई चमचा हूँ जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल देगा। आइंदा अगर मुझे मोबाइल पर तुम्हारा नंबर नजर आया तो उसी क्षण से मेरा मोबाइल ऑफ हो दूंगा। सुना तुमने? तो फिर आज बंद क्यों नहीं कर दिया? तुम अलग नंबर से फोन कर रहे हो। मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा। इस शहर में उससे कई गुना ज्यादा पीसीओ बूथ हैं जितने मुझे फोन कर रहे हैं। तुम वाकई कोई पागल आदमी हो। तो फिर मुझसे बातें ही क्यों कर रहे हो? लाइन काट दो, मोबाइल ऑफ कर दो, यह तो तुम्हारे हाथ में है। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बार बैरागी का लहजा थोड़ा चेंज हुआ। तुम मेरे लिए पहेली जो बन चुके हो। याद करो बैरागी, तुम्हारे तमाम दुश्मनों को एक एक करके तुम्हारे सामने लाने वाला शख्स मैं ही हूँ। मैं उसमें अपना एक एक शब्द चबाया, सिर्फ मैं। मेरे अलावा दुनिया में और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकने की कुव्वत रखता हूँ। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, बैरागी ने जाने क्या सोचकर कबूल किया। मगर इसके साथ ही वो शख्स भी तुम ही हो जिसने मेरे खिलाफ सारे शहर में एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाने वाले कारनामे को अंजाम दिया है। तुम बहुत जल्द पागल होने वाले हो बैरागी। उभरने वाला स्वर सहसा चेंज हुआ। मरोगे तो अपनी मौत का सामान साथ लेकर नहीं जा पाओगे, न ही अपनी तस्वीरों या शोहरत के पहाड़ को बांध कर ले जा सकोगे। याद रखो, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही दुनिया से रुखसत होता है। अपने बारे में सोचो बच्चे, मेरी मौत बहुत खुशनसीब होगी। लाखों करोड़ों आंखें आंसू में डूब जाएंगी। मेरी अर्थी पर विदाई के आखिरी फूलों का इतना बड़ा अंबार लग जाएगा कि उसके बोझ तले मेरे अर्थी का बोझ बहुत हल्का होकर रह जाएगा। मैं तुम्हारी मौत का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ बैरागी। मैं तुम्हें कयामत की आखिरी रात तक जीते देखना चाहता हूँ। मेरी सलामती का इतना बड़ा ख्वाहिशमंद अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तुम कोई धोखेबाज हो। सुन रहे हो तुम? पैदा तो हुआ था, लेकिन दुनिया वालों ने इसे सलामत नहीं रहने दिया। उभरने वाले लहजे में चुभन सी आ गई। मेरे बारे में तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही जानते हो। याद रखो बच्चे, तुम्हारी सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ बैरागी। जानकर भी तुम अनजान बने हुए। फिर ठीक है, मुझे अकेले ही शंखनाद करना होगा। मेरी बददुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे तुम्हारी कड़वी से कड़वी बात भी शहद की तरह मीठी लगती है बैरागी, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छी तरह इस बात को कोई और नहीं जानता कि बैरागी से ज्यादा रहमदिल किरदार दुनिया के तख्ते पर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तो तकदीर ने भी उस पर जमकर कहर ढाया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और कुछ मैं बताना चाहता हूँ जो तुम पहले ही जानते हो। क्या जानता हूँ मैं? कि जंग का ऐलान हो चुका है। इंतकाम का शंखनाद अब चारों तरफ गूंज रहा है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? गौर से सुनो। मतलब साफ है। आवाज में तीखापन आ गया। कर्णपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर पहले ही उसका कत्ल हो चुका है। बकवास कर रहे हो तुम। बैरागी की दिलो दिमाग पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दहाड़ता चला गया वह। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। एक काम करो। क्या? इंस्पेक्टर भुजंग को फोन करके पूछ लो। बैरागी सन। या फिर भंसाली विला में फोन लगाकर पूछ लो। व्यंग में डूबी आवाज, जहां उसे कत्ल किया गया। ये यानी तुमने उसे मार डाला? बको मत, मैं कोई किलर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी चींटी तक को नहीं मारा।
तुम्हारी तरह रहमदिल इंसान हूँ। मैं बैरागी का दिलो दिमाग एक अजीब से भंवर जाल में फंसा चला गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या हो रहा है। बहरहाल उभरने वाली आवाज ने उसे खामोश पाकर पुनः कहा, जब तस्दीक कर चुको तो अपने ईजल से उसे मरदूद की पेंटिंग उतार कर चूल्हे में फेंक देना। और क्या? बैरागी के होठ आहिस्ता से हिले। अपने ईजल पर अगली तस्वीर बनाने के लिए नया कैनवास चढ़ा लेना। मेरी गारंटी है कि वह तस्वीर पूरी होने तक तस्वीर के मालिक का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, और तस्वीर पूरी हो जाने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तस्वीर तुम रंगों से नहीं अपने जिगर के खून से बना रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे बारे में इतनी बारीकी से जानने वाला शख्स दुनिया में कौन हो सकता है। वादा रहा, कहा गया, तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। सुन भी रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं जानता था कि अंततः तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बैरागी गंभीर स्वर में, जानते हो कैसे? करपाल, रुकमदास और राज के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने उनकी तस्वीर बनाने से इनकार नहीं किया। उभरने वाला स्वर एकाएक रहस्यमय हो गया। ये अपने इरादों की जाहिर होने से रोकने वाली तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी बैरागी, और मेरी तीखी नजरों ने तुम्हारी इस खतरनाक इरादे से पीछे छिपी मंशा को एक ही नजर में पढ़ लिया था। बैरागी के होठों से लफ्ज नहीं निकल सका। सही बात तो यह है बैरागी, आवाज ने आगे कहा, तुम तीनों को तुम्हारे सामने भेजा ही इसलिए गया था ताकि मैं तुम्हारे इरादों को पढ़ सकूं, और यकीन मानो मैं पूरी तरह से कामयाब हुआ। अब मुझसे क्या चाहते हो? रहस्यमय आवाज का मालिक धीरे धीरे सब कुछ बताता चला गया। जब उसने अपनी बात खत्म की तो बैरागी के होठों पर बरबस से एक फेस भरी मुस्कान आई। उसने बगैर कुछ कहे मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया।